before we should learn about chapter 3, our changing earth. Today we study about our air, जिसको कहते हैं हवा, एयर की एस्पेक्ट्स की ओर ध्यान देंगे. एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, यानी वायुमंडल और उसके बनावट. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारी हवा पृथ्वी की सतह से लेकर और ऊपर तक कई भागों में बटी हुई है, उसी को हम लोग लेयर्स कहते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का क्या महत्व है. वेदर एंड क्लाइमेट, एयर के चलते, हवा के चलते हमारे जलवायु और मौसम कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं. डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, और मुख्य जलवायु के या मौसम के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारण हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में पूर्ण रूप से दिया हुआ है. इसको हम लोग समझेंगे. आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, हमारी जो पृथ्वी है वह एक विचित्र अजूबा ग्रह है. क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर सजीव के लिए, जीवित रहने के लिए सभी कुछ उपलब्ध है. मुख्य रूप से हवा, पानी और भूमि. पहले भी हम लोग इन सब बातों को पढ़ चुके हैं. द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज हेल्प इन मेकिंग इट सो. इसमें जो है हवा, बहुत बड़ा वायुमंडल जो है, बहुत बड़ा यूनिक प्लैनेट बनाने में बहुत बड़ा योगदान है. द एटमॉस्फेयर इज ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ये बिल्कुल हमारी पृथ्वी को ब्लैंकेट की तरह, जिस तरह कंबल हमारे पूरे शरीर को ढक लेती है, उसी तरह पृथ्वी को वायुमंडल जो है ढके हुए है, जो कि लिविंग बीइंग्स के लिए, यानी सजीव के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है. उसी से हम लोग जीवन मिला हुआ है. वाई इट इज कॉल्ड ए ब्लैंकेट, क्यों इसको हम लोग ब्लैंकेट कहते हैं. That's because not only does the atmosphere provide us the air we breathe, हम लोग जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये भी इसी वायुमंडल के कारण होता है. But it also protects us from the harmful rays of the sun. सूर्य के रेज में एक बहुत ही खतरनाक रेज माना गया है, किरण माना गया है, जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं. विदाउट इट द डेज वुड हैव बीन बर्निंग हॉट एंड द नाइट्स वुड बी फ्रीजिंग कोल्ड. अगर वह अल्ट्रावायलेट रे हमारी पृथ्वी के नजदीक जब आने लगेगा तो हमारे दिन के समय काफी गर्म हो जाएंगी और रात के समय काफी ठंडक हो जाएगी. इट इज द एटमॉस्फेयर दैट मॉडरेट्स द टेम्परेचर. ये केवल तापमान का ही काम है, जो कि वायुमंडल को
गर्म होने से बचाता है एंड मेक्स इट लाइवेबल फॉर अस, और हमको जीवन हम लोगों के लिए प्रदान करता है। द वर्ड एटमोस्फेयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, वर्ड है। एटमोस मीन्स वेपर यानी वाष्प, एंड स्फेयर मीन्स स्फेयर मंडल, इसी से वायुमंडल बना है। इट मीन्स द एयर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड आउटर स्पेस। इसका अर्थ है कि हमारी जो हवा है वह पृथ्वी और आउटर स्पेस बिल्कुल ऊपर तक बीच में जो है पाई जाती है। कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर, वायुमंडल के कैसे कैसे बनावट है, क्या क्या चीजें जो है वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं। द एटमोस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन वेरी प्रोपोर्शंस। हमारा जो वायुमंडल है वह कई गैसों का मिश्रण है, सबके अलग अलग परसेंटेज हैं। इट्स मेजर कंस्टिट्यूट्स आर नाइट्रोजन, सबसे अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, एंड ऑक्सीजन 21%। नाइट्रोजन 78%, हमेशा ये याद रखने की चीज है। ऑक्सीजन 21%, the balance 1 include कार्बन डाइऑक्साइड, और जो 1% बच जाता है रिमेनिंग, उसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन, ये सभी गैसें 1% में पाई जाती है। क्लियर? इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, इसके अलावा हमारे वायुमंडल में डस्ट भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग धूल कहते हैं। स्मॉग धुआं, सॉल्ट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर केमिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। ये सभी के सभी चीजें हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। इन इट्स लोअर लेयर द एटमोस्फेयर कंसिस्ट्स वाटर वेपर टू, जो सबसे नीचे वाला भाग है हमारे वायुमंडल का, उसमें उस वायुमंडल में हमारे वाटर वेपर भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग वाष्प कहते हैं। नाइट्रोजन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एटमोस्फेयर। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक 78% पाई जाती है, एंड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजन काफी उपयोगी है, क्योंकि ये प्लांट्स को जीवित रखने में और ग्रो करने में, उसको बढ़ाने में, किसी भी पौधों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है
की क्वेश्चंस है जिसको कि आप लोग कोशिश करोगे बनाने का। विच गैस फॉर्म द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, फेयर में लिखिएगा, क्लास में इसको हम देखेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर देखें। ऑक्सीजन is the second most plentiful gas in the atmosphere. ऑक्सीजन जिसका उपयोग हम लोग ब्रेथ करने में, सांस लेने में करते हैं, इसी को, इस गैस को हम लोग ऑक्सीजन गैस कहते हैं। All living beings breathe in oxygen while the green plants breathe out oxygen. सजीव, मनुष्य है, जानवर है, ये सभी ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, यानी सांस के रूप में लेते हैं, और इस ऑक्सीजन गैस को बनाने का प्रक्रिया प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर टू मेक देयर फूड। हम लोग जो आउटहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको जो भी हरे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वह उसको इनहेल करते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये उस तरह का एक प्लांट्स के लिए भोजन है। Thus the plants help in maintaining a balance between oxygen and carbon dioxide percentage in the atmosphere through the process of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा जो है प्लांट्स इसको मेंटेन किए रहता है, संतुलन बनाए रखता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वह ग्रहण करता है, उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। अतः हमें अधिक से अधिक ग्रीन प्लांट्स को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में हमें प्लांटेशन का काम करना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे जो प्लांट्स की संख्या है, पौधों की संख्या है, वह कम हो गई है। अतः उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सके और हमें जीवन मिल सके, इसलिए हमें इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। इफ द प्लांट कवर इट रिड्यूस, इट विल अफेक्ट द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमोस्फियर। अगर पौधे कम से कम ऑक्सीजन देना लगेंगे तो, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी हमारे इस वायुमंडल में, तो कई तरह की परेशानियां, कई तरह की बीमारियां हमारे अंदर जो है आने शुरू हो जाएंगे। अतः अधिक से अधिक प्लांट्स लगाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा बैलेंस, हमारा संतुलन, वायुमंडल का जो संतुलन है वह हमेशा बना हुआ रहे। एक फिगर भी बनाकर पेज नंबर 137 में दिखाया गया है कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर। इसको भी देखकर हम लोग समझ सकते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर। हमारे वायुमंडल का जो पृथ्वी की सतह से लेकर और ऊपर स्पेस तक जो वायुमंडल कई भागों में बटा हुआ है, सभी जगह एक समान हवा नहीं पाई जाती है। द एटमोस्फेयर एक्सटेंड अप टू 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मात्र
1600 किलोमीटर तक ही पृथ्वी की सतह से लेकर और ऊपर तक वायुमंडल का प्रभाव रहता है। द डेंसिटी ऑफ एयर वैरी एट डिफरेंट प्लेसेस। इसका जो घनत्व है वह सब जगह अलग अलग होता है, हर एक लेयर में अलग अलग घनत्व के रूप में पाया जाता है। इट इज हाईएस्ट नियर द सी लेवल। अगर कोई समुद्र के किनारे गया होगा तो देखा होगा, समुद्र के किनारे जब हम जाते हैं तो हवा का जो वेग है, हवा का जो स्पीड है, वह हमें काफी महसूस होता है, क्योंकि समुद्र के सतह पर हवा का जो स्पीड है वह काफी तेज होता है। एंड बिकम्स लोअर एज वी मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर मूव करते हैं, जाते हैं, हवा का दबाव हमें कम महसूस होता है। बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर, क्योंकि हवा का बनावट के ऊपर निर्भर करता है, टेम्परेचर तापमान पर निर्भर करता है, एंड अदर प्रॉपर्टी आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। हवा जो है समुद्र की सतह से और स्पेस तक 5 लेयर में बटी हुई है, 5 तह में बटी हुई है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। Each layer is of varying thickness। सभी लेयर के, सभी तह के, तल के अलग अलग थिकनेस है, मोटाई है। क्लियर? पहले है ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द लोएस्ट एज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह वायुमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर माना जाता है। इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स। पोल से, या नॉर्थ पोल, साउथ पोल जिसको कहते हैं, वहां से इसकी ऊंचाई ऊपर तक 8 किलोमीटर तक पाई जाती है मुख्यतः, एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। और इक्वेटर के पास यह 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। बीइंग क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दिस इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये काफी घना लेयर है, बहुत नजदीक है, क्लोजेस्ट है। All weather related phenomena such as clouds, जितने भी हमारे वेदर के भाग हैं, जैसे बादल का बनना, मौसम का जो भी भाग है, बादल का बनना, फॉग कुहासा होना, रेनफॉल बारिश होना, हेल स्टॉर्म आंधी आना, लाइटनिंग जो बिजलियां चमकती हैं, टेक प्लेस इन दिस लेयर। इसी लेयर में, इसी वायुमंडल के लेयर में, ट्रोपोस्फेयर के लेयर में ये सब क्रियाएं होती हैं। Here the temperature of air decreases। जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है, decreases with increasing height। जैसे जैसे द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज, तापमान गिरता जाता है, विथ इंक्रीजिंग हाइट, अगर ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है, एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्सी रेट। इसको हम लोग नॉर्मल लैप्सी रेट भी कहते हैं। द अपर मोस्ट एज ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर।
और इसको हम लोग द अपरमोस्ट एज ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। जहां पर जाकर हमारे ट्रोपोस्फियर लेयर जो है इंड करते हैं, उस जगह को हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। एंड बियॉन्ड दिस द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग। वहां पर जाकर तापमान जो है डिक्रीजिंग होने से रुक जाता है। द ट्रोपोस्फियर एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट। ये ट्रोपोस्फियर का जो लेयर है ये अधिक से अधिक मात्रा को हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में सम्मिलित कर लेता है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सेसिव हीटिंग थ्रू आउट द डे। और दिन को गर्म होने से, काफी गर्म होने से उसको बचाता है। एंड मेंटेन ए सर्टेन टेम्परेचर लेवल एट नाइट। और रात को टेम्परेचर जो है बैलेंस में रहे, संतुलन में रहे, इस पर कंट्रोल करके रखता है। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।